जो न्यायपालिका है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है साथियों। हाई कोर्ट जो है 80% ब्राह्मणों का कब्जा है हाई कोर्ट पर। तो ब्राह्मण्स हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर, ऐसा अंग्रेज कहते हैं। ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं है। आज ब्राह्मण ही न्याय देने का काम कर रहे हैं। जो रेपिस्ट होता है वो लोकतंत्र के तहत अपराधी होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण रेपिस्ट है तो जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो उनको संस्कारी बताते हैं। इस तरीके की साथियों न्याय व्यवस्था है। आज बामसेब के 41वें राज्य अधिवेशन में चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। विषय से संदर्भित मैं भी अपनी बातों को रखती हूं। साथियों 80 साल हो गए तथाकथित आजादी की। आजादी के 80 साल हो गए और इस देश में लोकतंत्र लागू हुए 76 साल हो गए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में साथियों लोगों का बुरा हाल है। पेपर लीक की समस्या, एग्जाम स्कैम और 2014 से अब तक के आंकड़े जो है 90,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को जो है बंद कर दिया गया। और 16 जून 2025 को जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने शासनादेश में कहा कि 50 से कम जिस स्कूल में, जिस प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी होंगे उस विद्यालय को, उस प्राथमिक विद्यालय को मर्ज कर दिया जाए। साथियों शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये जो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारें जो है, मतलब ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकारें हैं, ये सरकारें जो है शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया है। तो साथियों आज देश में साल के आंकड़े की बात हम करें तो 31,000 मामले महिला रेप के दर्ज किए गए हैं। ये एफआईआर दर्ज मामले हैं। एक दिन में 81 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो साल में 3,500 रेप होते हैं। ये मामले दर्ज किए हुए मामले हैं। पूरे देश भर में साथियों अन्याय, अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो उसका कारण क्या है साथियों? उसका कारण मैं बताना चाहती हूं। साथियों इस देश में जब लोकतंत्र नहीं था तो राजतांत्रिक व्यवस्था थी। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में जब लोकतंत्र नहीं था तो राजतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी और राजा ही सर्वे सर्वा होता था। राजा ही सर्वे सर्वा होता था। राजा ही कानून बनाने का काम करता था और राजा ही कानून को लागू करने का काम करता था। राजा ही न्याय देने का काम करता था और जो भी खबरें, इतिहास लिखवाने का काम राजा के द्वारा ही होता था। लेकिन जब लोकतंत्र, मतलब राजा ही एक अधिकारी होता था, राजा के द्वारा ही सारा काम होता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया साथियों तो लोकतंत्र, वो जो राजा का काम था वो लोकतंत्र में जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? जो कानून बनाने का अधिकार होता है साथियों वो विधायिका को चला गया। लोकतंत्र का मतलब रूल ऑफ लॉ। लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो रूल ऑफ लॉ है। साथियों जो राजा का कानून बनाने का अधिकार था वो विधायिका को चला गया और जो लॉ अमल करने का काम था, जो कानून अमल वाली व्यवस्था थी, उसको जो है ये कार्यपालिका को चला गया। और न्यायपालिका क्या है? जो न्याय देने का काम
करता था, वो जो लोकतंत्र के तहत जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसमें ये व्यवस्था चली गई न्याय वाली। और जो खबरें इतिहास लिखने लिखवाने का काम राजतंत्र में होता था, वो मीडिया को चली गई लोकतंत्र में। अभी भारत में जो समस्या निर्माण हुई है साथियों, तो भारत में क्या हुआ, तो भारत में जो एमपी एमएलए चुन करके जा रहे हैं, तो 2009 का चुनाव की बात अगर मैं करूं, तो 543 सीटों में 2009 के चुनाव में 370 सीटें जो है, 370 सीटें ब्राह्मण की पार्टी चुन करके गई। अगर 360 सीटें है तो कानून बनाने का अधिकार उसको होता है, तो ब्राह्मणों को कानून बनाने का अधिकार हो गया साथियों। तो अभी ईवीएम से इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जा रहे हैं, जनता के द्वारा रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आज जो आपके विरोध में, छात्र युवाओं के विरोध में जो कानून बनाए जा रहे हैं साथियों, तो पूरी तरीके से जो व्यवस्था क्या है भारत में, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कार्यपालिका, उसमें भी 79.2% सवर्ण ब्राह्मणों का कब्जा है। न्यायपालिका, अंग्रेज कहते हैं ब्राह्मण साहब नो जुडिशियल कैरेक्टर, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है। आज ब्राह्मण ही न्याय देने का काम कर रहे हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण ही है। सुप्रीम कोर्ट में 38 जजेस है, जिसमें से 20 जज जो है वो शुद्ध ब्राह्मण है, और इसमें 36 ब्राह्मण, जो 36 जज में है वो सवर्ण है, 2 एससी-बीसी के हैं। 20 शुद्ध ब्राह्मण है, 36 जो है वो सवर्ण है, 2 उसमें एससी-बीसी के हैं। तो एससी-बीसी की क्या औकात रहेगी, जरा हमें बताइए। तो पूरी तरीके से जो न्यायपालिका है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है साथियों। हाई कोर्ट जो है 80% ब्राह्मणों का कब्जा है हाई कोर्ट पर। तो ब्राह्मण हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर, ऐसा अंग्रेज कहते हैं। ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है। आज ब्राह्मण ही न्याय देने का काम कर रहे हैं। जो रेपिस्ट होता है वो लोकतंत्र के तहत अपराधी होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण रेपिस्ट है तो वो जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो उनको संस्कारी बताते हैं। इस तरह की साथियों न्याय व्यवस्था है। मीडिया, 4 प्रकार की मीडिया है साथियों, उसमें भी 97% का कब्जा है ब्राह्मणों का। तो अभी जो समस्याएं आ रही है देश में, तो 3.5% लोगों का कब्जा, मतलब आपका जो हक हिस्सा है वो खा रहे हैं, षड्यंत्र करके खा रहे हैं। तो इस बात को साथियों आप लोगों को समझना होगा। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा 3 चरणों में आंदोलन को रखा गया। पहले चरण का आंदोलन जो ज्ञापन कार्यक्रम था वो खत्म हुआ है। दूसरे चरण का आंदोलन साथियों 20 अगस्त 2026 को सुनिश्चित है। आप सभी 75 जिला से साथी उपस्थित है, मतलब ये राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश का चल रहा है। तो आप सभी साथियों भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले दूसरे चरण का जो आंदोलन है उसको पूरी तरह से तैयारी बना के साथियों उसको सफल बनाया जाए। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं, 13 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के आपको साथियों धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर करना होगा। और जो आप परिवर्तन चाहते हैं, सोशल मीडिया से भी जो साथी हमें सुन रहे हैं पूरे देश भर के, उसमें भी लगभग 25 स्टेट में ये आंदोलन घोषित किया गया है। आप सभी साथी जहां से भी सुन रहे हैं इस आंदोलन की तैयारी करें। साथियों हम परिवर्तन चाहते हैं, हमें परिवर्तन मान्य है। दुनिया परिवर्तनशील है। यदि मनुष्य परिवर्तनशील नहीं होगा तो दुनिया मनुष्य के लिए रुकने वाली नहीं है। दुनिया आगे निकल जाएगी और जिन्हें परिवर्तन अमान्य होगा वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए जो लोग पीछे नहीं रहना चाहते उन्हें परिवर्तन के साथ आगे कदम बढ़ाना होगा। परिवर्तन कैसा होगा?
जब आप परिवर्तन करेंगे तभी परिवर्तन होगा। साथियों, मैं ऐसे ही नहीं तैयार हुई हूं। अगर मैं इस काम को करने के लिए तैयार हुई हूं तो ऐसे नहीं तैयार हुई हूं। मेरे घर में चर्चा पर चर्चा चलने की वजह से मैं तैयार हुई। अगर मैं यहां तक आई हूं तो मेरा जो अम्बेडकर नगर होम डिस्ट्रिक्ट, जो अम्बेडकर नगर जिला है, तो वहां जो बामसेफ और बामसेफ के सभी सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनके साथ सहयोग से मैं अम्बेडकर नगर जिले से निकलती हूँ। तो साथियों, आपको अपने जिले में छात्राओं को तैयार करना होगा, विद्यार्थियों को तैयार करना होगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है, युवा जो है, वो देश का भविष्य है। उस भविष्य को संवारने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। साथियों, सभी के घर में स्टूडेंट है। ये जो 2 चरण का आंदोलन अभी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का बचा हुआ है साथियों, उनमें आप सभी साथी उसमें जो है अपने घर के बच्चों को, स्टूडेंट को शामिल करने का काम करें साथियों, उन्हें आंदोलन में ले जाने का काम करें और अपने घर में चर्चा पर चर्चा करें ताकि उनके अंदर सामाजिक समझ निर्माण हो और इस देश में चल क्या रहा है वो उसकी तलाश करें। सावित्रीबाई फुले का उदाहरण सभी देते हैं। सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए बाहर निकली तो ऐसे नहीं निकली, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उन्हें तैयार किया। तो वैसे साथियों, आप लोगों को तैयार करना होगा। अगर आप इस देश में परिवर्तन चाहते हैं तो आप लोगों को अपने बच्चों को तैयार करना होगा और इस आंदोलन के लिए लगाना होगा साथियों। निराशा, हताशा, इसका शिकार नहीं होना है। हमारे पुरखों ने काम किया है साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो किया है वो हासिल किया है, इसलिए हम जो कर रहे हैं हम भी हासिल करेंगे। संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा साथियों। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मरे हुए व्यक्ति की कोई समस्या नहीं होती है। समस्या किसकी होती है? जो जिंदा होते हैं उसकी होती है। और जिंदे लोग ही लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, मुर्दा यहां आकर के लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, जुल्म और जालिम के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है, आवाज उठाना है साथियों, तो संघे शक्ति का निर्माण करना होगा। ऑर्गेनाइज वे में हमें लड़ाई लड़ना होगा साथियों। मैं 2 लाइनें लगभग कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में लगभग बोला करती हूं और सटीक लाइन है साथियों। अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर वीड़ा उठा लेते तो अच्छा था। अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर वीड़ा उठा लेते तो अच्छा था। ओ लोहा जिससे बनती मेरे पांव की बेड़ी, उसी को मोड़ कर खंजर बना लेते तो अच्छा था, उसी को मोड़ कर खंजर बना लेते तो अच्छा था। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।